दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो अजीम बादशाह जो तारीख की किताबों में सुनहरे हरूफ से लिखे गए, जिन्होंने दुनिया की तकदीर बदल दी, वो अपनी कहानी का आगाज़ कैसे करते हैं? क्या वो हमेशा ताकत और दौलत के साए में पलते हैं, या वो भी कभी ज़िंदगी के थपेड़ों, बेबसी, शिकस्त और जिला वतनी की धुंध में भटकते हैं? आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने, जो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक शायर, एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान, एक शिकस्त खुर्दा शहजादा, जिसने वक्त की धार पर अपनी अजमत की मुहर सब्त की। यह दास्तान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी, तैमूरी खून का वारिस। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक जज्बाती, फिक्री और इनकलाबी सफ़र है, फरगाना के पहाड़ों से लेकर दिल्ली के मैदानों तक। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तारीख के गुमशुदा और नायाब औराक तक आपकी रसाई हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बन जाइए हमारी तारीखी सीरीज़ का हिस्सा। फरगाना की वादियाँ, बाबर का बचपन। सन है 1483 का। वस्त एशिया की सरसब्ज वादी फरगाना। ये वो इलाका है जहाँ बुलंदो बाला पहाड़ों की छाँव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तारीख बदलने जा रहा था। इस बच्चे का नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो खुद एक तैमूरी शहजादा था मगर इक़्तिदार में गैर मुस्तहकम। माँ का नाम निगार खानम, जो चुगताई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली एक बाअसर खातून थी। बाबर का बचपन बादशाहों वाला ज़रूर था, मगर वो आजमाइशों से खाली न था। महल की दीवारों के पीछे छुपी कमज़ोरियाँ, दरबार की साजिशें और इलाके की कबायली सियासत ने उसे बचपन से ही संजीदा और फहमीदा बना दिया। 11 साल की उम्र में वालिद की अचानक वफात के बाद बाबर के सर पर ताज तो आ गया, मगर वो ताज कांटों से भरा हुआ था। दरबारी मुखालफिन, पड़ोसी बादशाह, गद्दार कमांडर, सब उस बच्चे की आजमाइश बन गए। 11 बरस, जी हाँ, सिर्फ 11 बरस, और सल्तनत की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कांधों पर। बाबर के दिल में एक ही ख्वाब था, समरकंद। जी हाँ, समरकंद, वही शहर जिसे तैमूर की शान शौकत का मज़र कहा जाता है, वही शहर जिसे तैमूरी बादशाहत का दिल कहा जाता है। 1497 में जब बाबर सिर्फ 14 बरस का था, उसने पहली बार समरकंद पर हमला किया और हैरतअंगेज तौर पर वो कामयाब भी हो गया। मगर ये कामयाबी सिर्फ चंद महीनों के लिए थी। फतह के बाद जो अंदरूनी बगावतें उठी, वो बाबर के लिए कड़वा सच थी। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, अंदर भी साजिशें पल रही थी। फरगाना की सल्तनत उसके हाथ से निकल गई और समरकंद भी ज्यादा देर तक न टिक सका। बाबर जिला वतन हो गया, एक शहजादा, बगैर तख्त के, बगैर जमीन। लेकिन यही वो लम्हा था जहाँ एक बच्चे ने अपनी पहली बड़ी शिकस्त से सीखा कि इक़्तिदार सिर्फ ताकत से नहीं मिलता, अक्ल, हौसले और तदब्बुर की भी जरूरत होती है। अब बाबर ना फरगाना का बादशाह था, ना समरकंद का। वो एक खाना बदोश शहजादा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कभी बदख्शा और कभी ताशकंद जैसे इलाकों में पनाह लेता रहा, कभी रिश्तेदारों के दर पर, कभी वफादारों के कैंप में। एक बार ऐसा वक्त भी आया कि बाबर के पास महज 200 सिपाही बचे, मगर उसने उन्हीं के साथ जंगें लड़ी, किले फतह किए और दुश्मनों से बच बचा कर निकला। बिलाखिर 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। ये फतह उसके लिए नई जिंदगी थी। काबुल में बाबर ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि वहाँ इसने अपने ख्यालात, फन और ख्वाबों को निखारा। वहाँ की वादियाँ, लोग, मौसम, सब बाबर को भा गए। यहीं से बाबर का नया दौर शुरू हुआ। काबुल में बैठकर बाबर ने कुछ और भी किया। उसने अपनी जिंदगी लिखनी शुरू की। बाबरनामा, एक हैरतअंगेज किताब जो आज भी दुनिया में पढ़ी जाती है। ये महज एक फाते का रोजनामा नहीं, बल्कि एक हसास दिल की आवाज़ है। वो फितरत का आशिक था। फूल, दरिया, परिंदे, मौसम उसकी तहरीरों में जैसे बोलते हैं। वो अपने दुख भी खुलकर लिखता था, अपनी नाकाम मोहब्बतें, दोस्तों की बेवफाइयाँ, जंग की थकन, वतन की याद, सब कुछ। बाबरनामा हमें उस बादशाह का चेहरा दिखाता है जो हमें किताबों में नज़र नहीं आता। ये एक अंदर की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो सच्चाई से भरपूर है। काबुल में इस्तेकाम के बाद बाबर की नज़रें एक नए ख्वाब पर मरकूज हो गई, हिंदुस्तान। उसे पता था कि दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर है, इब्राहिम लोदी अपनी ही रियाया से नालां है, राजपूत आपस में लड़ रहे हैं और अफगान सरदार बागी हो चुके हैं। बाबर को हिंदुस्तान के खजाने, दौलत और सरजमीन लुभाते ज़रूर थे, मगर उसके पीछे सिर्फ लालच न था। ये ख्वाब उसके आबा ने देखा था। तैमूर ने दिल्ली फतह की थी, मगर वापस चला गया। बाबर चाहता था कि वो सिर्फ लौटने ना आए, बल्कि एक पायदार सल्तनत कायम करे।
1526 پانی پت کا میدان۔ ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ مگر نظم و ضبط میں کمزور۔ بابر کے پاس توپیں تھیں، وہ توپیں جنہیں پہلی بار ہندوستان کے میدانوں میں آزمایا گیا۔ اس نے مغربی طرز کی فوجی حکمت عملی اپنائی، جس میں فوج کو حصوں میں تقسیم کر کے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ لڑائی بہت خون ریز تھی مگر نتیجہ حیران کن۔ لودھی قتل ہو گیا، دلی فتح ہو گئی۔ بابر نے اپنے باپ دادا کا خواب پورا کر دیا، اب وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ مگر دلی صرف تخت ہی نہیں تھی، ایک آزمائش بھی تھی۔ بادشاہ کو اس زمین سے اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار بابر نامہ میں لکھتا ہے، یہاں کی گرمی، یہاں کی خوراک، یہاں کے لوگ، کچھ بھی میرے دل کو نہیں بھاتا۔ مگر وہ یہاں سے بھاگا نہیں، اس نے نظم قائم کی، زمینداروں کو مطیع کیا، نئے نظام متعارف کرائے اور دلی کو امن دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فاتح بننے سے زیادہ اہم ہوتا ہے بادشاہ بننا۔ بابر کا مقصد صرف حکومت نہیں تھا، وہ عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ایک ایسی ریاست میں پروان چڑھے جو علم، ادب، انصاف اور شان کی علامت ہو۔ اس نے شاعروں، علماء، کاتبوں اور فنکاروں کو دربار میں جگہ دی، مذہبی رواداری کی بنیاد رکھی، عوام کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ بابر جانتا تھا کہ محض تلوار کی حکمرانی دیر پا نہیں ہوتی۔ 1530 میں بابر صرف 47 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کی جان بچانے کے لیے دعا کی، اے خدا، اگر میرے بیٹے کی زندگی لکھ دی ہے تو میری زندگی اس کو دے دے۔ یہی تھا بابر، محبت کا پیکر، قربانی کا نشان اور ایک تاریخ ساز انسان۔ بابر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے خواب صرف بادشاہ نہیں دیکھتے، وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو جلا وطن ہوتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں مگر حوصلہ نہیں ہارتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ملیں گے اگلی قسط میں جس میں پانی پت کی جنگ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔